Assalamualaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to continue the series of CS 409, that is Introduction to Database Administration. And as you can see इस particular video में हमने इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 6 से ऑनवर्ड्स जो है वो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करना है। अच्छा, अब टाइटल देख के आपको पता चल गया कि हमने सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, हमने ओवरव्यू लेना है किस चीज़ का, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का। अच्छा, अब जब मैंने कहा कि हमने फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का यहाँ पे ओवरव्यू लेना है, तो ओवरऑल यहाँ पे हम कुछ मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे इस वक्त आपको स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ फिज़िकल लेवल की हम बात करेंगे कि स्पार्क आर्किटेक्चर में क्या उसका सिनेरियो है, उसके अलावा पर्पस क्या होता है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का, फिर कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डेटाबेस के डिज़ाइन को, फिर कुछ इंडेक्सिंग की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सब टॉपिक था कि फ़िज़िकल लेवल इन ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्पार्क आर्किटेक्चर। अच्छा, अब इस आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें क्या आपके पास लेवल्स हैं या क्या क्या टीयर्स हैं, कौन कौन से आपके पास यहाँ पे कह लें कि ग्रेड्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात आ जाती है आपके पास एक्सटर्नल लेवल की। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लाइक आपके पास ये पहला लेवल जो है ये है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 यूज़र्स हैं, यहाँ पे n नंबर ऑफ़ यूज़र्स लाइक 3 या 3 से ज़्यादा जितने भी आपके पास 1 2 3 5 जितने भी यूज़र्स हैं वो एक्सटर्नल लेवल पे आपकी डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। डेटाबेस फिज़िकल डेटा लाइक फिज़िकल लेवल पे होती है और एक्सटर्नल लेवल पे जो एंड यूज़र समझ लें आप हैं या कोई आपकी कंपनी में क्लाइंट है। ठीक है, तो एक्सटर्नल लेवल और फिज़िकल लेवल पे कम्युनिकेशन होनी होती है, तो दरमियान में आपके पास 2 लेवल्स और आ गए। एक है आपके पास कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड देन यू हैव इंटरनल लेवल। ठीक है, तो क्या होता है कि इंटरनल लेवल में आपके पास टेबल्स और स्कीमाज और ये सारा कुछ आ जाता है, और कॉन्सेप्चुअल लेवल में आपके पास ER डायग्राम्स आती हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पर्पस आपके पास क्या होता है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का। तो कोई भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी डेटाबेस डिज़ाइनर बेसिकली फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन इसलिए बना रहा होता है क्योंकि वो कुछ मेन पर्पसेस जो हैं वो उनको पूरा करना चाह रहा होता है। अच्छा, वो मेन पर्पस कौन कौन से हैं कि आपने अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मैनेज करना है, उसके अलावा हमने उसकी परफॉर्मेंस को एफिशिएंट करना है और उसकी ट्यूनिंग करनी है। इन चीज़ों को हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर आ गया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन को कह लें कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अब सबसे पहले है आपके पास फैक्टर एनालाइजिंग द डेटाबेस क्यूरीज एंड ट्रांजैक्शंस। अच्छा, अब आपने आपकी डेटाबेस है उसमें टेबल्स हैं, उसमें रिपोर्ट्स हैं, आपके पास व्यूज़ हैं, डिफरेंट इंडेक्सेस हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि उस डेटाबेस में से अपने हिसाब से कोई क्यूरी जनरेट करनी है और फिर वहाँ से रिज़ल्ट लेने हैं। ठीक है, तो अब पहला फैक्टर जो आपके फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन को डिटरमिन करता है वो ये होता है कि आपकी जो डेटाबेस क्यूरीज़ हैं वो किस फाइल से एक्सेस की जाएंगी, उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ होंगे, फिर जो एट्रीब्यूट्स लाइक जो कॉलम्स में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स या वो कॉलम्स जो हैं उन पर कोई कंडीशन तो नहीं पहले से लगी हुई, या वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको वापस करेंगी। तो मतलब ये पहला फैक्टर है। फिर दूसरा आपके पास आ जाता है कि आपने ये देखना है कि जब कोई अपडेट ट्रांजैक्शन होती है लाइक आप अपनी डेटाबेस में जब अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ऐसा पेपर में आमतौर पे डिफरेंट और भी काफ़ी तरह के आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अगर इस टॉपिक में से आता भी है तो वो मेन आपसे ये पूछ लेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं, या फिर अगर ज़्यादा ही डिटेल में पूछे तो वो ये भी पूछ सकता है कि अगर अपडेट ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास चाहिए होती है। तो अब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, सबसे पहले तो ये कि कौन सी फ़ाइल जो है वो अपडेट की जाएगी, उसके अलावा उस पर इंसर्ट ऑपरेशन लगेगा, अपडेट ऑपरेशन लगेगा या डिलीट ऑपरेशन लगेगा, फिर उसके बाद कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अपडेट होने के बाद क्या वैल्यू अपनी चेंज करेंगे। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हम अपडेट करते हुए कहने के माइंड में रखते हैं। अच्छा, फिर फैक्टर बी आपके पास आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी विद क्यूरीज एंड ट्रांजैक्शंस के कौन कौन सी क्यूरीज जो हैं वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस की जाती हैं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस या कह लें कि कौन कौन सी क्यूरीज इकट्ठे इकट्ठे परफॉर्म की जाती हैं, तो हम उनको मिला के कह लेंगे एक ट्रांजैक्शन में रख देते हैं। अच्छा, फिर फैक्टर सी आ जाता है कि हम कुछ क्यूरीज़ पे कुछ ट्रांजैक्शंस पे लिमिटेशंस लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं जिन्हें टाइम कंस्ट्रेंट्स या परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट कहा जाता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन लगेगी तो हम कहेंगे कि ये परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट है, और अगर आपके पास कह लें कि टाइम के हिसाब से कुछ लगता है तो हम कहेंगे कि भाई ये टाइम कंस्ट्रेंट है या टाइम के हिसाब से लिमिटेशन है। तो कहने का मकसद है कि जिस क्यूरी पे जिस ट्रांजैक्शन पे आपके पास ऐसे कंस्ट्रेंट्स लगे होते हैं उनको हम ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं और उन्हें
कह लें कि पहले सॉल्व करते हैं, उन्हें पहले हम डील करते हैं और फिर बाद में बाकियों की बारी आती है। अच्छा, फिर उसके बाद डी फैक्टर आपके पास यहाँ पे है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ अपडेट ऑपरेशन के, जो हमने अपडेट ऑपरेशन अभी फैक्टर बी में देखा था, फैक्टर ए के सेकंड पार्ट में, तो हमने कहा था कि अपडेट ऑपरेशन के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अच्छा, फैक्टर डी ये आ गया कि जो अपडेट ऑपरेशन है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमारी ये कोशिश होती है कि ऐसी क्यूरी या ऐसी फ़ाइल जिसको फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जाता है, हमारी कोशिश होती है कि उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ़ एक्सेस पाथ्स जो हैं वो रखें। ठीक है, सो अगेन आई रिपीट के फैक्टर डी में ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ अपडेट ऑपरेशंस है, इसमें ऐसे हमारी क्या कोशिश होती है कि जिस फाइल को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सेस किया जाता है, हम उसके लिए उसको एक्सेस करने के लिए, उस फाइल तक पहुंचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो पाथ है वो सबसे शॉर्ट हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई इस फाइल को तो बार बार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस किया जा रहा है, तो जो चीज़ हमें बार बार चाहिए हम यही कोशिश करेंगे ना कि वो मतलब सबसे आसानी से मिल जाए, सबसे शॉर्ट पाथ से मिल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फैक्टर दैट इज़ यूनिकनेस कंस्ट्रेंट ऑन एट्रीब्यूट। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स के ऊपर जो है वो यूनिकनेस कंस्ट्रेंट लगे होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइमरी कीज़, सुपर कीज़, कैंडिडेट कीज़, ये भी एक तरह के कंस्ट्रेंट हैं। उसके अलावा फिर हम कोई रेंज अगर स्पेसिफाई करते हैं या कोई नॉट, नल, यूनिक, इस तरह के जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको भी, मतलब ये सारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ओवरऑल एक फैक्टर के तौर पे काम करते हैं फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन को डिटरमिन करने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि डिज़ाइन डिसीजंस अबाउट इंडेक्सिंग, कि अगर आपने किसी डेटाबेस पे इंडेक्सेस लगाने हैं। अच्छा, अब इंडेक्सेस क्या होते हैं? पॉइंटर्स होते हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ पॉइंटर जो पॉइंट आउट करता है किसी स्पेसिफिक कॉलम को आपकी डेटाबेस में। ठीक है, अब आपने ये डिसीजन जब लेना है कि इंडेक्सिंग मैं किस कॉलम पे करूँ, किस किस कॉलम पे करूँ या ना करूँ, तो ये सारे हम जो है वो हम कहते हैं कि ये डिसीजंस हैं हमारे रिलेटेड टू इंडेक्सिंग। तो अब ये क्या क्या डिसीजंस हो सकते हैं कि अगर आपने किसी एट्रीब्यूट को इंडेक्स करना है या नहीं। सो अगेन आई रिपीट कि एट्रीब्यूट या कॉलम एक ही बात है, क्योंकि हम कॉलम्स में एट्रीब्यूट ही लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमने देखना है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उन पे इंडेक्स लगना ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्लस्टर्ड इंडेक्स लगाएं या हैश इंडेक्स। अच्छा, अब क्लस्टर्ड इंडेक्स वो होता है जिसमें एक क्लस्टर की या एक प्राइमरी की समझ लें आपके पास मेन यूनिक की होती है और नॉन क्लस्टर्ड में नहीं होती। उसके अलावा हैश इंडेक्स क्या होता है? उसमें हैश फंक्शन की हेल्प से हम जो है वो अपनी वैल्यूज़, अपने एट्रीब्यूट्स को यूनिकली डिटरमिन कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वेदर टू यूज़ डायनामिक हैशिंग फॉर द फाइल। फिर हमने ये डिसाइड करना है कि हमने डायनामिक हैशिंग का फीचर या फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है अपनी इंडेक्सिंग के लिए या फिर नहीं करनी। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 7 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस ट्यूनिंग। अब यहाँ पे अगेन ये सारे जो हैं वो मेन पॉइंट्स हैं जो हम इस स्लाइड में इस टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्यूनिंग एंड गोल्स की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म है ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आपका फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है, जिसमें समझ लें कि आपके पास टेबल्स पड़े हुए हैं, आपके पास डेटाबेस है, टेबल्स के अंदर फिर एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइमरी कीज़ हैं, डिफरेंट तरह की और कीज़ हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम उनको कॉन्टीन्यूसली रिवाइज़ करें, एडजस्ट करने की कोशिश करें कि हाँ हमें मज़ीद से मज़ीद बेहतरीन तरीके वाला एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइज्ड जो है वो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन चाहिए, तो इस चीज़ को हम ट्यूनिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आ गई कि एक तो आपने अपने फिज़िकल डेटाबेस के डिज़ाइन को बार बार एडजस्ट भी करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, लेकिन किस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को, कि आपके पास जितने रिसोर्सेज, जितने वसाइल अवेलेबल हैं, डेफिनेटली आपने उनको ही यूज़ करते हुए जो है वो अपने फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन को जो है वो एडजस्ट करना है। ये नहीं कि आपने बस एडजस्ट करना है, ट्यूनिंग करनी है, बेशक आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं। सो थिंग्स डोंट हैपन दिस वे। डेफिनेटली आपके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमने उसी को जो है वो यूटिलाइज़ करना होता है अपने डेटाबेस को मज़ीद एफिशिएंट और एडजस्ट करने के लिए। अच्छा, फिर यहाँ पे अब एक आ गया कि इससे आमतौर पे क्या करते हैं कि हम बॉटल नेक्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं। बॉटल नेक्स होते हैं कि कोई भी कंटेंशन लाइक आपके कोई भी इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक लग रही है कि इस वजह से हम अपने डेटाबेस को एफिशिएंट नहीं बना पा रहे, तो अगर जब हम डेटाबेस को ट्यून करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये पिटफॉल्स हैं या यहाँ पे ऐसे कोई करेक्शन या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, फिर गोल क्या होता है ट्यूनिंग का, डेटाबेस ट्यूनिंग का, कि आपने किसी एप्लीकेशन की स्पीड, उसको एक्सेस करने की स्पीड ज़्यादा करनी होती है। ठीक है, उसके अलावा कोई क्यूरी है, कोई ट्रांजैक्शन है, उसको लाइक उस क्यूरी के प्रोसेस होने के टाइम को आपने कम करना होता है ताकि हम ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कम टाइम में मैनेज कर सकें। उसके अलावा आपने ओवरऑल जो है वो ट्रांजैक्शंस की थ्रूपुट को इम्प्रूव अगर करना है तो फिर ये भी एक मेन गोल आपके पास हो सकता है डेटाबेस को ट्यून करने का। अच्छा,
फिर उसके बाद आपके पास कुछ रीज़न्स आ गई कि अगर जो आपके इंडेक्सेस हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडेक्सेस जो हैं उनको हम पॉइंटर्स कहते हैं, ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक सिंगल एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई क्या रीज़न्स हो सकती हैं कि आप अपने इंडेक्स को ट्यून करो या ना करो। तो ये रीज़न्स हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि कोई क्यूरीज़, अच्छा अब यहाँ पे क्यूरी में किसे कह रही हूँ, लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डेटाबेस में एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल, और आपने एक क्यूरी लगाई, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट लगाई कि मुझे उन स्टूडेंट्स का इस टेबल में से रिज़ल्ट निकाल के बताओ जिनकी CGPA 3 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये एक क्यूरी हो गई। इसी तरह अगर मैं एक समझ लें कि एक और मैं क्यूरी अपनी स्टूडेंट टेबल पे लगाती हूँ कि मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा या रिकॉर्ड्स निकाल के बताओ जिनका अभी सेमेस्टर नंबर 7 चल रहा है, तो ये भी अगेन एक क्यूरी है। तो क्यूरी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है जिसमें से हम डेटाबेस में से अपनी मर्ज़ी का डेटा जो है वो फेच कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। खैर, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किसी भी लाइक इंडेक्स को ट्यून करने की क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि कुछ क्यूरीज ज़्यादा टाइम ले रही होती हैं प्रोसेस होने के लिए, तो फिर भी हम इंडेक्सेस को ट्यून करना चाह रहे होते हैं। उसके अलावा समटाइम्स क्या होता है कि हमने इंडेक्सेस लगाए तो होते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहे होते, तो फिर हमारी ये भी कोशिश होती है कि ये इंडेक्स वैसे ही रिसोर्स और मेमोरी वगैरह स्पेस ले रहा है, हालांकि यूज़ तो फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर हम उनको ट्यून करते हैं, उनकी एफिशिएंसी को, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करते हैं। इसी तरह कुछ इंडेक्सेस जो होते हैं वो एक्सेसिव ओवरहेड जो है वो कॉज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडेक्स जिस एट्रीब्यूट पे लगा हुआ है, अगर वो एट्रीब्यूट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है तो फिर क्या होगा कि उस इंडेक्स को कंपैरेटिवली मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और हम कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हम क्यों करना चाहते हैं ट्यून इंडेक्सेस को। अच्छा, फिर उसके बाद ऑप्शंस हैं आपके पास इंडेक्सेस को ट्यून करने की। लाइक अगर आपको कहे कोई कि इंडेक्सेस को ट्यून करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपने कहना है कि भाई मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, या तो मैं नए सिरे से नया इंडेक्स क्रिएट कर लूँ, या फिर जो मेरे पास पहले से इंडेक्स है मैं उसको ड्रॉप कर दूँ, डिलीट कर दूँ, ठीक है। एक तो जो दो तो ये चॉइसेस हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक चॉइस है कि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स को क्लस्टर्ड में और क्लस्टर्ड को नॉन क्लस्टर्ड में चेंज करने हैं। अब क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड क्या होते हैं मैं रिसेंटली अभी आपको बता के आई हूँ। फिर उसके बाद इंडेक्स को नए सिरे से रीबिल्ड करना, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। सो यहाँ पे अब देखें कि जब हम मॉनिटर करते हैं किसी भी डेटाबेस को ट्यूनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं उसमें एज अ रिज़ल्ट, उसकी स्टैटिस्टिक्स में, उसके एनालिसिस में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें मिलता है स्टोरेज स्टैटिस्टिक्स। फिर हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो ऐसे कितना ओवरहेड ले रही हैं, क्यूरीज प्रोसेस होने में कितना टाइम ले रही हैं। फिर उसके अलावा उनकी अगर लॉग्स हमने बनाए हुए हैं, उनका एक पूरा रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो उसका क्या सीन चल रहा है, और उसके अलावा इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हम ऑब्टेन करते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ मॉनिटरिंग, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक DBMS है, और उसमें हम कह लें कि इंटरनली हमने उसमें से कोई स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो अचीव किए हैं, कोई हमने एनालिसिस किया है डेटाबेस ट्यूनिंग में, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। उसमें आपको ये पता चलेगा कि भाई जो मेरे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं मेरी डेटाबेस में उनका क्या क्या साइज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद कितने एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स में कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। फिर किसी क्यूरी को कितनी बार जो है वो कह लें कि एग्जीक्यूट किया जाता है, कितनी बार नहीं किया जाता, ठीक है। उसके अलावा फिर एक क्यूरी को प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो हम एक DBMS में से, लाइक एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हम उन इस सब स्टैटिस्टिक्स को इंटरनली कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ट्यूनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स अक्सर आ जाती हैं। सबसे पहले एक हमारे पास मेन प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज़ हो रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस से, और कोई भी जो है वो अपने रिसोर्सेज को फ्री नहीं कर रहा, तो हमने उस लॉग कंटेंशन को कैसे प्रिवेंट करना है। फिर उसके बाद लॉगिंग में, रिकॉर्ड रखने में जो आपके पास ओवरहेड आता है उससे कैसे बचना है। फिर उसके अलावा जो आपका बफर साइज़ है या जो प्रोसेसेस को स्केड्यूल करना है, शेड्यूल करना है, उनका क्या सीन है। उसके अलावा अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। तो ये डिफरेंट कह लें कि सिनेरियोज़ होते हैं, डिफरेंट चीज़ों को हमने माइंड में रखना होता है, और फिर उस हिसाब से हम ट्यूनिंग को लेके चलते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ गया कि डायनामिकली चेंज्ड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी एड्रेस्ड बाय मेकिंग चेंजेस टू द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा इफ नेसेसरी एंड टू रिफ्लेक्ट दोज चेंजेस। अच्छा, फिर हमारी कोशिश होती है कि हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में चेंजेस करें, और वो अल्टरनेटिवली जो है वो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में चेंज होता रहे, ताकि हम एक स्मूथ डेटाबेस जो है वो साथ लेके चल सकें। फिर उसके अलावा किसी डेटाबेस डिज़ाइन में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जो पहले टेबल्स हैं हम उनको डीनॉर्मलाइज कर सकते हैं। इसी तरह हम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है।
और एक BCNF होती है, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म, आपने पढ़ी होगी CS403 में। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिलेशन है, ठीक है, और से उसको रिप्रेजेंट किया गया और उसमें डिफरेंट आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं KABCD। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर BCNF फॉर्म इसमें नॉर्मलाइजेशन की हम लगाते हैं, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म, तो हम इसको मज़ीद रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम किसी टेबल पे हॉरिजॉन्टल पार्टिशनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह वर्टिकल पार्टिशनिंग भी। तो जो हॉरिजॉन्टल पार्टिशनिंग होती है और वर्टिकल पार्टिशनिंग, इन दोनों में ऐसे क्या डिफरेंस है? वर्टिकल जो आपके पास पार्टिशनिंग होती है वो मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल में 5 कॉलम है, तो 2 कॉलम्स को अलग कर दें और 3 कॉलम्स को अलग, वो वर्टिकल पार्टिशनिंग होती है। और अगर आपके पास एक टेबल में 7 रोज़ हैं, तो 5 रोज़ को एक साइड पे एक टेबल बना दें और बाकी रोज़ का एक टेबल बना दें, तो ये हॉरिजॉन्टल पार्टिशनिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके बाद अगर आपने क्यूरीज़ को ट्यून करना है, उनकी ट्यूनिंग करनी है, तो हमें ऐसा क्या सिम्टम मिलेगा कि हाँ अब क्यूरीज़ को ट्यून करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि क्यूरी जो है वो बार बार डिस्क को, उस क्यूरी को एक्सेस करना पड़ रहा हो, ठीक है। उसके अलावा रेलिवेंट जो इंडेक्सेस हैं अगर वो यूज़ ना हो रहे हों जैसे यूज़ किए जाने चाहिए, तो भी जो है वो हमें लगता है कि हाँ भाई क्यूरीज़ को ट्यून करने का टाइम आ गया। फिर उसके बाद अब समटाइम्स क्या होता है कि कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं क्यूरी ट्यूनिंग की, कि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ क्यूरी ऑप्टिमाइज़र्स ऐसे होते हैं जो इंडेक्सेस को यूज़ नहीं कर रहे होते, तो फिर हम उस सिनेरियो में कहते हैं कि हाँ आप क्यूरी को ट्यून कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडेक्सेस लगे हुए हैं वो यूटिलाइज नहीं किए जा रहे होते, ठीक है। इसी तरह नेस्टेड जो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें इन कीवर्ड यूज़ होता है, उसमें भी अक्सर इंडेक्सेस जो उनको यूज़ नहीं कर रहे होते, तो फिर हम उनको क्यूरीज़ को ट्यून कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सम डिस्टिंक्ट्स में बी रिडंडेंट एंड कैन बी अवॉइडेड विदाउट चेंजिंग द रिज़ल्ट। इसी तरह अगर कोई ऐसे टेम्प्रेरी टेबल्स हैं जो बार बार पढ़े तो हुए हैं लेकिन अननेसेसरी हैं, लाइक उनको यूज़ करना ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, हम मेन टेबल पे भी काम चला सकते हैं, तो उन टेबल्स के लिए भी हमें क्यूरीज़ को ट्यून करना होता है। उसके अलावा अगर जॉइन कंडीशंस की काफ़ी सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि सिर्फ वो चूज़ कर लेते हैं जो क्लस्टरिंग इंडेक्स यूज़ करी हो, लाइक जिसमें कोई प्रॉपर क्लस्टर की लगी हो, और बाकियों को जो है वो हम इग्नोर करते हैं और ट्यूनिंग कर लेते हैं। इसी तरह कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास को रिलेटेड क्यूरीज़ होती हैं, लाइक काफ़ी सारी क्यूरीज़ एक दूसरे से रिलेट करी होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करी होती हैं, तो उस हिसाब में या उस केस में भी आपके पास क्यूरीज़ को ट्यून करना ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा कुछ आपके पास लाइक जो आपके पास टेबल है, स्टूडेंट टेबल की, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, उसमें जो फ्रॉम क्लॉज होगा उसमें जो भी चीज़ें हैं अगर उसमें वो आपकी परफॉर्मेंस को कह लें, आपकी डेटाबेस की अफेक्ट कर रही हैं, तो हमारी फिर ये कोशिश होती है कि वहाँ पे भी जो है वो हम क्यूरीज़ को ट्यून कर लें। सो ये डिफरेंट आपके पास पॉइंट्स हैं, इनको आपने एक बार जो है वो रीड कर लेना है। पेपर में ये इस तरह से ही आता है कि क्यूरीज़ को ट्यून करना जो है वो क्यों ज़रूरी है, कुछ मेन केसेस जहाँ पे क्यूरीज़ को ट्यून करना होता है, तो यहाँ से आप 3-4 भी याद कर लें तो बहुत है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कीज़ एंड सुपर कीज़। अब हेयर आई विल सजेस्ट कि आपको मेरे चैनल पे एक लैब 1 एंड 2 के नाम से जो है वो एक वीडियो मिल जाएगी CS409 की। उसमें मैंने क्या किया है कि ये जितनी भी आगे हमने कुछ टॉपिक्स में सारी कीज़ पढ़नी है, उन सब की डिटेल है उस वीडियो में। सो वही अगेन मैंने इसमें रिपीट करनी है। सो अगर आपने वो देख लिया तो वेल एंड गुड, आपका कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, या अगर आपको पहले से कीज़ का थोड़ा आइडिया नहीं तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा करवा देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले की जो है डेटाबेस में एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है जो किसी रो को आपके रिलेशन में, आपके टेबल में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। अगेन मैं आपको बताती हूँ की क्या होती है। की बेसिकली सिंगल कोई कॉलम होता है या फिर एक से ज़्यादा कोई कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से हम टेबल में मौजूद रोज़ को, एंट्रीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट की ऐसी की होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स से मिलके बनी होती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सुपर की आ गई। अब समझ लें आपके पास सुपर की जो है वो एक कॉम्बिनेशन है कॉलम्स का जो बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है किसी भी रो को। अच्छा, अब यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि जितनी भी हम कीज़ पढ़ेंगे, प्राइमरी की, सरोगेट की, नेचुरल की, आर्टिफिशियल की, मतलब जितनी भी कीज़ हम पढ़ेंगे वो बेसिकली असल में कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स के नेम ही होंगे, ठीक है।
और वो यूनिकली आइडेंटिफाई किसको कर रहे होंगे, वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होंगे रोज़ को। तो यहाँ पे ये आपके पास कॉलम्स हैं लाइक रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, और ये जो आपके पास सारे डेटा होंगे रिकॉर्ड्स होंगे वो आपके पास रोज़ हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सुपर की ये होती है कि आपके पास अगर आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी की कोई ऐसी यूनिक की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, तो सुपर की कोई भी आपके पास एट्रीब्यूट्स ये जितने भी दिए हुए हैं कॉलम्स का कोई ऐसा सेट होगा, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें प्राइमरी की भी शामिल हो और उसके अलावा कोई भी 2-3 या सारे कॉलम्स भी शामिल हो। तो कहने का मकसद है कि सुपर की ऐसी की होती है जिसमें एटलीस्ट एक की वो भी मौजूद हो यूनिकली जो आइडेंटिफाई कर रही है, और इसके अलावा कोई नॉन यूनिक कीज़ भी मौजूद हो सकती हैं। तो उन सब के ओवरऑल जो मिला के एक सेट बनता है उसको हम कहते हैं सुपर की। अब जैसे इसमें मुझे पता है कि अगर ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें रोल नंबर से हम स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी तरह CNIC नंबर से कर सकते हैं। तो अब सुपर की जब मैं बनाऊंगी तो मेरे लिए बस ये लाजमी है कि मैं इस तरह सुपर कीज़ बना सकती हूँ कि रोल नंबर, फर्स्ट नेम, ये भी एक सुपर की बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब सुपर की एग्जांपल देखें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रोल नंबर किसी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है तो रोल नंबर के साथ बाकी उस टेबल में मौजूद जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स का आप साथ कॉम्बिनेशन बना दें वो ओवरऑल सुपर की बन जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ मेरे पास एक सुपर की है जिसमें फ़र्स्ट नेम है तो वो सुपर की नहीं होगी, या फिर अगर मैं कह दूँ कि फ़र्स्ट नेम है और सब्जेक्ट है तो भी वो सुपर की नहीं होगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रख सकते हैं और फर्स्ट नेम कुछ स्टूडेंट्स का सेम भी हो सकता है। तो कहने का मकसद है कि सुपर की ऐसे एट्रीब्यूट्स और ऐसे कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एटलीस्ट कोई ना कोई कॉलम या एट्रीब्यूट ऐसा भी मौजूद हो यूनिकली जो आइडेंटिफाई कर रहा हो और उसके अलावा भी कोई ना कोई कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जैसे सुपर की में आपके पास एम्प्लॉई टेबल है अगर फॉर एग्जांपल, तो आपके पास ये एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉई आईडी, उसके अलावा नेम, जॉब, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, इसी तरह अब देखें डिपार्टमेंट आईडी फ़ॉरन की है, यहाँ पे नेम अब काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ का सेम हो सकता है और उनकी जॉब भी सेम हो सकती है। जैसे अगर कोई इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आपके ऑफिस में। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो यूनिक होगी। अगर अब आपको कोई कहे कि इसकी सुपर कीज़ बनाओ तो आपने जो भी सबसेट बनाना है इसका उसमें आपने एम्प्लॉय आईडी को ज़रूर रखना है। जैसे देखें एम्प्लॉय आईडी नेम, ये एक सुपर की है। इसी तरह एम्प्लॉय आईडी नेम जॉब, ये एक सुपर की है। इसी तरह एम्प्लॉय आईडी नेम जॉब डिपार्टमेंट आईडी, ये एक सुपर की है। तो कहने का मकसद है कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स भी आप मिला के एक सुपर की बना सकते हैं। इसी तरह सिंगल प्राइमरी की को भी सुपर की कह सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को भी सुपर की हम कह सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है टॉपिक नंबर 9। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमारे पास है कैंडिडेट कीज़ की हमने बात करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सुपर कीज़ होती हैं, सुपर कीज़ में से अगर हम वो वाले कॉलम्स निकाल दें जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, जैसे मैंने आपको कहा था कि रोल नंबर के साथ आप फ़र्स्ट नेम रख दें, तो फ़र्स्ट नेम तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सेम हो सकता है ना, तो फ़र्स्ट नेम और रोल नंबर मिला के आपके पास थी सुपर की। लेकिन सुपर की में से अगर कैंडिडेट की आपने निकालनी हो तो जो नॉन यूनिक था लाइक जो फ़र्स्ट नेम था उसको आप निकाल दें और बाकी पीछे क्या बचा रोल नंबर, तो वो एक कैंडिडेट की है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखें कि प्रोडक्ट रिलेशन या प्रोडक्ट टेबल है आपके पास, तो उसमें प्रोडक्ट नंबर जो है वो एक कैंडिडेट की है। इसी तरह अगर प्रोडक्ट नेम जो है वो यूनिक है हर किसी का तो वो भी एक कैंडिडेट की बन सकती है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से कैंडिडेट की को अल्टरनेट की भी कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे अब जैसे देखें कि अगर बैंक है और उसमें किसी कस्टमर का ये डेटा है सारा, तो इसमें हम कैंडिडेट कीज़ कौन कौन सी बना सकते हैं। अकाउंट नंबर आपके पास कैंडिडेट की हो सकती है। ठीक है, इसी तरह कस्टमर टेबल है आपके पास तो उसमें कंज्यूमर नंबर आपके पास कैंडिडेट की हो सकता है। इसी तरह जो नादरा अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उसमें अगर सिटीज़न के टेबल की बात करें तो उसमें हमारा CNIC नंबर जो है वो यूनिक होता है और वो कैंडिडेट की के तौर पे काम कर सकता है। तो सुपर की में से नॉन यूनिक एट्रीब्यूट्स बस यही की है, यही टिप है कि आपने सुपर की में से अगर नॉन यूनिक एट्रीब्यूट्स, नॉन आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स को अगर हम माइनस करते हैं तो जो पीछे बचता है वो आपके पास कैंडिडेट की होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कैंडिडेट की कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है, किसी भी बैंक की ब्रांच की बात हो रही है और उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं कि ब्रांच का नाम, फिर उसमें कौन कौन से एसेट्स हैं और फिर ब्रांच जो है वो किस सिटी में मौजूद है। तो मैंने आपको बताया था कि कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाइंग कीज़ का एक कॉम्बिनेशन है।
तो बैंक की जो ब्रांच है उसका ब्रांच नेम यूनिक होगा डेफिनेटली। एसेट्स काफ़ी सारी ब्रांचेस के सेम भी हो सकते हैं, एक ही सिटी में बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, तो वो भी यूनिक नहीं है। तो बचा क्या, ब्रांच नेम, तो ये आपके पास कैंडिडेट की है। इसी तरह कस्टमर टेबल की बात करें तो आपके पास जो है कस्टमर टेबल में कस्टमर नेम, नेशनल आईडी, फिर उसके बाद एड्रेस, सिटी और टेलीफोन नंबर। तो अब यहाँ पे कस्टमर नेम सेम हो सकता है काफ़ी सारे कस्टमर्स का, नेशनल आईडी जो है वो आपके पास कैंडिडेट की बन सकती है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, लाइक अगर कोई सिबलिंग्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, सिटी भी डेफिनेटली सेम हो सकता है, और टेलीफोन नंबर भी कह लेंगे सेम हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिक क्या बचा, नेशनल आईडी, तो कैंडिडेट क्या हुई, की क्या हुई, नेशनल आईडी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कैंडिडेट की कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कस्टमर नेम, टेलीफोन नंबर ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नेशनल आईडी ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। तो मतलब ये सारी जो हैं ये हैं सुपर कीज़। और अगर इसमें से कोई आपको कहे कि कैंडिडेट की बताओ, तो इसमें से कैंडिडेट की जो है वो सिर्फ नेशनल आईडी बचेगी, ठीक है। इसी तरह जैसे ये एग्जांपल है, एम्प्लॉई टेबल है, इसमें एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉई नंबर, नेम, बर्थ डेट, एड्रेस, सिटी, टेलीफोन नंबर, सिटीजनशिप आईडी। तो इसमें कौन कौन सी कैंडिडेट कीज़ हैं, लाइक कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एम्प्लॉई नंबर, इसी तरह टेलीफोन नंबर, फिर सिटीजनशिप आईडी। तो मतलब जो यूनिक कीज़ होती हैं उनको कैंडिडेट कीज़ कहते हैं। और कुछ इस तरह से आपको डेटाबेस में जो है वो ये चीज़ें नज़र आती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 6 to 10। अगर इसमें कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन, खुदा हाफिज़।